साथियों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आपदा के, ठीक है ना, आपदा प्रबंधन के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बाढ़ और सूखा। इसका आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। क्या? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है ना। इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उतना हम लोग बनाए हैं। लगभग 7-8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से मात्र एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक नहीं, दो, कम से कम दो, ठीक है ना प्यारे साथियों। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसमें कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो बहुत ही ईजी तरीके से बताया गया है, आप सभी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी का अभी इसको याद भी करवा दिया जाएगा आपको। तो आप सभी इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे साथियों, अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे, बाढ़ और सूखा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। कल के वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप सभी देख लीजिए। चलिए प्यारे साथियों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न कि बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। बाढ़ जो है कैसे आती है स्पष्ट आपको करना है ना, बताना है। चलिए बताते हैं कि बाढ़ कैसे आती है। देखिएगा, बाढ़ आने के अनेक कारण हैं। बाढ़ आने की बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अकस्मात अधिक वर्षा के कारण एकाएक अधिक पानी बढ़ जाने से भी नदी में बाढ़ आ सकती है। जैसे कि क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है ना, बारिश हो गई तो एकाएक पानी क्या हुआ, नदी में भर गया, तो उससे भी क्या आ सकती है, नदी में बाढ़ आ सकती है। नदी के पदों में बलुआ गाद वर्षा से जमा होकर नदी में पानी रखने की क्षमता कम हो जाती है। इससे बलुआ से क्या होती है, पानी रखने की क्षमता कम हो जाती है। नतीजा होता है कि बरसात से अधिक वर्षा होने से उस नदी में बाढ़ आ जाती है। तो क्या होती है, जब बरसात होती है तो क्या हो जाती है, वो नदी भर जाता है और बाढ़ की समस्या आ जाती है। कारण कि जिस गति से पानी बढ़ता है उस गति से पानी आगे नहीं बढ़ पाता, इधर उधर धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। देखिए प्यारे साथियों, अगर नदी में पानी आ रहा है तो नदी का जो पहले से पानी है वो कहीं जाएगा, गिरेगा, तब ना जाके नदी में पानी कम होगा। तो जब देखिए, पहले से तो एक पानी है और ऊपर से जब बारिश आता है तो उसी में पानी लग जाता है, तो फिर क्या हो जाती है, बाढ़ आने की समस्या बढ़ जाती है। फलतः बाढ़ बाढ़ आ जाती है बाढ़ आ जाती है। तटबंध के टूटने के भी बाद भी बाढ़ आ जाती है। तटबंध टूटने के बाद आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें यही बताया गया है कि बाढ़ कैसे आती है। तो जब प्यारे साथियों कोई नदी है ना, उसमें पहले से ही पानी है, ठीक है, और पानी है तो उसमें मानिए कहीं से उसका उस पानी को निकलने का रास्ता होना चाहिए ना। मानिए एक ये नदी है, ठीक है ना, इस ये एक मानिए तो नदी है, और इसमें पहले से मानिए तो आधा पानी भरा हुआ है ना, आधा पानी। अब ऊपर से ऐसे 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 बारिश आया, ठीक है ना, बारिश आके ये पूरा नदी भर गया है ना। अब भर गया, फिर बारिश अभी आ ही रहा है, तो मानिए ये पानी कम होगा नदी का, तभी ना इसमें जाके पानी अंदर जाएगा। तो पानी ही कम नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इस नदी से निकल के बाहर बाहर जो भी गांव रहेंगे, घर द्वार, उस सभी की तरफ क्या हो जाएगा, पानी चला जाएगा और बाढ़ की समस्या देखने को मिल जाएगी। तो यही है कि बाढ़ कैसे आता है आपको बता देना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। बाढ़ बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। मतलब बाढ़ आता है तो उससे कौन कौन सी हानि हो सकती है उसके बारे में आपको बताना है। तो बाढ़ से होने वाली हानियाँ अनेक है। हजार लोग हजार लोग बेघर बार हो जाते हैं। मतलब कि बाढ़ से आने वाली हानि है, जो भी समस्या है बहुत ज़्यादा है ना। हजारों घर क्या हो जाते हैं, बेघर के हो जाते हैं। कुछ बह भी जाते हैं, खेतों की लगी फसल बर्बाद भी हो जाती है, सड़क टूट जाती है। देखिए प्यारे साथियों, बाढ़ आने से बहुत सारी समस्याएं होती है। तो बाढ़ आती है तो प्यारे साथियों क्या क्या होता है, बाढ़ आने से बहुत सारी हानियाँ होती है, जैसे कि लोगों का घर टूट जाता है ना, बह भी जाता है, खेतों में फसल बर्बाद हो जाती है, सड़क टूट जाते हैं। मतलब बहुत सारे आपको, जैसे लोग असहाय हो जाते हैं, है ना। बाढ़ में पशुओं की भी बहते देखा गया है। बाढ़ में क्या होती है, पशु भी क्या हुए हैं, जानवर भी बहते हुए देखे गए हैं। सांप अपने बिलों से निकल कर घरों में प्रवेश कर जाते हैं। सांप क्या करते हैं, बिल में से निकल के घरों में घुस जाते हैं, या ऊंचे स्थानों पर अपना बास खोजते हैं, है ना। मकानों के गिरने और दहने के कारण लोगों
आवासहीन हो जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि फिर आगे बाढ़ के समाप्त होते ही महामारी फैल जाती है, कुआओं का पानी दूषित हो जाता है। सरकार का स्वास्थ्य विभाग इसकी देखभाल करता है। सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग होता है वो क्या करता है, बाद में इसकी देखभाल करता है ना। तो वही है, बाढ़ आने से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे लोगों का घर बह जाता है, टूट जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है, खेती बर्बाद हो जाती है ना। जानवर बहुत सारे मरे पड़े दिखाई देते हैं रोड पर। माने अनेक प्रकार की आपको क्या, बाढ़ आने से हानियाँ देखने को मिलती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को आप देखेंगे। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। मतलब बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हो सकती है उसको लिखना है, बताना है कि कैसे कैसे हम लोग बाढ़ से बच सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे कैसे बाढ़ से हम लोग बचेंगे। चलिएगा देखिएगा 3 नंबर का आंसर। 3 नंबर का प्यार साथियों आंसर देखिएगा आप सभी कि बाढ़ से सुरक्षित हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां अनेक है। क्या है, अनेक सारी सावधानियां है। ठीक है ना प्यार साथियों, अनेक सारी क्या है, सावधानियां है। इनमें से एक या दो अथवा सभी उपायों को अपनाया जा सकता है। सबसे अब अपनाया जा सकता है। सबसे सबसे पहले नदी की पेटी की जमीन गाद की गहराई तक सफाई की जाए, ताकि नदी में जल धारण करने की क्षमता वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए, जैसे कि नदी की क्या करेंगे, पहले सफाई करेंगे, है ना, कि जो जल उसको ग्रहण करने की क्षमता है वो फिर से वापस आ जाए और उसको जल को ग्रहण कर सके। गहराई, फिर है ना, गहराई तक सफाई की जाए ताकि नदी में जल धारण करने की क्षमता वृद्धि हो जाए। दूसरी ओर यह नदी की दोनों तटों पर बांध का निर्माण किया जाए। बांध का निर्माण किया जाए कि अगर बांध आ भी जाता है तो क्या उसको रोका जा सकता है ना, तटबंध से रोका जाए। जिस नदी के लगातार प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उस नदी के यत्र तत्र नहीं निकाल कर उन्हें अन्य नदियों से जोड़कर उन्हें जल के भार को कम किया जा सकता है। जैसे कि मानिए कोई एक नदी है ना, मानिए एक छोटा सा ये नदी है ना, इसमें जल बार बार भर जा रहा है ना, बाढ़ आ जा रहा है, तो इसको बड़े से नदी के साथ क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, जिससे कि इसका पानी क्या हो जाए, तो इस बड़े वाले नदी में चला जाए। ठीक है ना, जिससे क्या हो जाए, ये नदी में जो भी पानी रहेगा वो नहीं बच पाएगा, है ना, उस पर से कम हो जाएगी और बाढ़ की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छा एक उपाय है ना। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। सूखे की स्थिति को परिभाषित कीजिए। सूखे की स्थिति को परिभाषित करना है आपको। तो किसी किसी वर्ष मानसून धोखा दे जाता है, किसी किसी वर्ष मानसून धोखा जाता है और वर्षा नहीं हो पाती, वास्तव में सूखी इसी कारण आता है। जब सूखा आ जाता है तो फसलें नहीं लगाई जा सकती और यदि लगाई भी जाए तो सूखे पड़ जाती है। फसल अन्न की कमी हो जाती है, फसल की अन्न की कमी हो जाती है, बाहर से अन्न मांगना पड़ता है, इससे महंगाई भी बढ़ जाती है ना। फसल के नहीं उपजाए से चारा चारा भी नहीं उगता, जिससे मवेशियों के लिए चारे की विकल्प हो पाती और चारा घोटाला तक होने लगता है ना। जैसे कि सूखा, देखिए प्यारे साथियों, जब मानसून आता है तो क्या बारिश भी नहीं होती है ना, सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण धान गेहूँ कुछ भी मतलब फसल नहीं उपजाए जा सकते, है ना, वो नहीं उपजाए सकते, जिससे कि अन्न की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना, कमी हो जाती है, तो दूसरों से मांगना पड़ता है या फिर खरीदने जाए तो बहुत ज़्यादा महंगाई में देती हैं। तो इससे क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की स्थिति प्रभावित होती है, लोगों की गरीबी छा जाती है, मवेशियों यानी कि जो जानवर है उनके लिए चारा नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो यही है, सूखे की स्थिति को परिभाषित कीजिए। अगर सूखा होता है तो क्या क्या मतलब आपको परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी, ये सभी इस क्वेश्चन में है ना। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। सूखा के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन करें। सूखा के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसके कारण का वर्णन करना है। तो सूखा के लिए जिम्मेदार कारक है, जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात से अन्न की उपज को बढ़ाना आवश्यक है। जैसे मतलब कि जैसे जैसे देख रहे हैं आप लोग कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी तरह हम लोग को अन्न में अनाज में भी क्या बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन उपयुक्त कमी के अलावा अब गांव के धनी मानी लोग
कुएं खुदवाने छोड़ दिए हैं। जो भी कुएं हैं वे देख रेख के अभाव में नष्ट हो जा रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है कि जो भी धनी मनी लोग हैं, ठीक है ना, वो अब कुआं खुदवाना छोड़ दिए हैं। यानी कि मतलब वो धान गेहूँ रोपना अपना छोड़ दिए, वो खुद खरीद के खा रहे हैं, है ना। वे देख रेख के अभाव में नष्ट होते जा रहे हैं। भूमि का जल स्तर नीचे दूर से भागता जा रहा है ना। जो जल भूमिगत जल स्तर है वो नीचे दूर से ही क्या कर चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। देखिएगा कौन कौन सी कमी है। वर्षा की कमी है ना, पहला वर्षा की कमी, नहरों तथा तालाब की कमी। दूसरा नहरों तथा तालाब की कमी, सूखा के लिए जिम्मेदार है। तो वर्षा की भी कमी क्या है, सूखा के लिए जिम्मेदार। नहरों तथा तालाब की कमी भी सूखा के लिए जिम्मेदार। फिर है बिजली की कमी, ठीक है ना, बिजली की कमी। अगर लाइट रहता तो हम लोग मोटर चला के भी क्या कर सकते हैं, पानी मतलब है ना सूखा नहीं पड़ने देंगे। फिर बोरिंग की व्यवस्था का अभाव, बोरिंग की भी व्यवस्था नहीं होती है तो सूखा गांव में पड़ जाता है। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे, सूखा से बचाव के तरीके का उल्लेख कीजिए। सूखा से बचने के लिए क्या क्या तरीके होंगे उसका उल्लेख करना है और उसको उसको अपनाना है। देखिएगा सूखा से बचने के लिए मुख्यतः दो उपजा योजनाएं अपनाई जाती है, जैसे कि एक होता है दीर्घकालीन, फिर दूसरा होता है लघुकालीन, ठीक है ना। पहले को देखेंगे दीर्घकालीन योजना क्या होता है, तो नहर, जैसे तालाब, कुआं, पाइप, आहार का निर्माण, ये सभी क्या है दीर्घकालीन, है ना। ये बड़े बड़े मतलब आपका समस्याएं हैं जिनका समाधान है, बड़े बड़े समस्याएं का समाधान। जैसे नहर का होना बहुत जरूरी है ना, नहर का होना बहुत जरूरी है। तालाब का भी, कुआं का भी, पाइन का भी और आहार का भी होना बहुत ज़रूरी है। आगे है वही वही अल्पकालीन योजना में बोरिंग करार बिजली पंप द्वारा जल का दोहन किया जाता है ना। जैसे बोरिंग के जगह पे क्या जल के जो भी पंप जल द्वारा दोहन किया जाता है और सिंचाई की जाती है। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए अन्यतः टैंकों में मांगी गई पानी जनता में विस्तृत की जाती है। जो भी अगर पेयजल में समस्या होती है, पीने के जल में समस्या होती है, तो दूर करने के लिए अन्य अन्य से टैंकों में अलग अलग मतलब टैंकों में पानी मंगाकर जनता में विस्तृत किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। देखिएगा आप, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का आता है, ठीक है ना प्यारे साथियों। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो 5 नंबर का देखिए अब आएगा कि नहीं, अब ये तो कंफर्म नहीं है, पर मतलब अगर 5 नंबर आएगा तो 5 नंबर का ही, ठीक है ना। आएगा तो 5 नंबर का। दो क्वेश्चन बता रहे हैं दीर्घ उत्तरीय का, है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद कर लेते हैं तो कहीं आ जाए तो लिख भी देंगे, है ना। चलिए देखिएगा, देखिएगा प्यारे साथियों कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में कैसे कैसे बाढ़ आती है उसकी स्थिति का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है ना। चलिए बिहार, उसमें भी उत्तर बिहार बाढ़ के लिए काफ़ी बदनाम रहा है। बिहार, और उसमें भी उत्तर बिहार बाढ़ के लिए क्या काफ़ी बदनाम रहा है। उत्तर बिहार में लगभग प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण कि हिमालय पहाड़ ठीक इससे सटे उत्तर में है। नेपाल जो हिमालय क्षेत्र में है ना, हिमालय क्षेत्र अवस्थित है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ एक श्रृंखला है जिनमें कुछ तो बड़ी नदियाँ है और अधिक छोटी नदियाँ कम जल से उपल्ला जाता है और बाढ़ की स्थिति ला देती है ना। जिस वर्ष हिमालय क्षेत्र में वर्षा हो जाती है उस वर्ष निश्चित रूप से बिहार बाढ़ के तबाह हो जाता है। जिस वर्ष मतलब हिमालय में क्या वर्षा हो जाती है उस समय जो बिहार होता है वो बाढ़ से तबाह हो जाता है, ठीक है ना। कारण जो कि वर्षा होती है हिमालय में दक्षिणी ढाल पर ही होती है, जिसका पानी बहकर बिहार की नदियाँ में ही आता है ना। इस जल की अधिकता की छोटी नदियाँ संभाल संभाल नहीं पाती और अपने दोनों ओर अपने दोनों ओर के तटीय गांवों की तबाही में डाल देती है ना। बचाव के अनेक उपाय करने के बावजूद कोई ना कोई क्षेत्र बाढ़ में तबाह हो जाता है। जैसे बचाते बचाते कोई ना कोई क्षेत्र आप देखते ही हैं तबाह हो जाता है। एक ज़माना था कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक का मतलब क्या कहते हैं, शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी क्या करती है, पानी को सोखती है, ठीक है ना, सोखती है। केंद्र सरकार के सहयोग से नेपाल और हुआ एक ऊंचा बांध और बराज बना, ठीक है ना, एक बराज बना। सब तब से सरकार से समझौता कोसी क्षेत्र के लोग
खुशहाल हो गए और इस बात को भूल गए कि कोसी भी बिहार का सुख थी। कोसी नदी भी क्या थी? बिहार का एक सुख थी। चलिए आगे देखते हैं। फिर भी 2008 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि इससे बाढ़ बराज से संबंध कुशहा बराज से संबंध कुशहा नामक स्थान पर पानी इतना इतना दबाव पड़ा कि वह टूट गया। वह क्या हुआ? टूट गया। फलतः कोसी की ऐसी धाराएं बन गई और वह 100 किलोमीटर पूरब तक खिसक गई, है ना। बाढ़ की मरम्मती के लिए बिहार असहाय था। बाढ़ की मरम्मती के लिए क्या था? बिहार असहाय था। केंद्र सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया भी तो काफ़ी देर से, है ना। बाढ़ पुनः ठीक हो गया, तब तक बाढ़ ठीक हो गया। आगे अब आगे देखना है हनुमान नगर में। अब आगे देखना है हनुमान नगर में। चलिए 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। चलिए 2 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, बाढ़ के कारणों एवं इससे सुरक्षा संबंधित उपायों का विस्तृत वर्णन करें। यानी कि बाढ़ आता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और इसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या कर सकते हैं, ना, उसका वर्णन करना है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। देखिए, अधिक वर्षा के कारण एकाएक अधिक जल आने से बाढ़ आ जाती है। अधिक वर्षा होती है और एकाएक जल होने लगता है तो क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। कहीं बाढ़ के टूटने से भी बाढ़ आ जाती है ना। कहीं यानी कि नदी उदी भी टूट जाए तो क्या हो जाती है? बाढ़ आ जाती है। 2008 में कोसी क्षेत्र में आई बाढ़ का कारण भी बाढ़ का टूटना ही था। जो 2008 ईस्वी में आई थी कोसी क्षेत्र में, उसका भी कारण जो था वो बांध टूटा था, इसीलिए क्या हो गई थी? बाढ़ आ गई थी, है ना। बांध टूटने का ही कारण बाढ़ आया था। कुशहा में बाढ़ के टूटने से इतना पानी आ गया कि कोसी नदी 100 किमी पूर्व खिसक खिसक गई और उसकी अनेक अनेक धाराएं निकलकर बहने लगी। इस आपदा में लाखों लोग फंस गए। उन्हें शिविर में ठहराया गया। शिविरों में ठहराया गया। बिहार सरकार के अलावा अनेक अनेक स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई। अनेक संस्थानों द्वारा क्या किया? भोजन की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार के आश्वासन देने के बावजूद वह कुछ मदद नहीं दे सकी। इससे अमानवीयता का हद भी कहा जाएगा। बाढ़ से बचाव का प्रयास अंग्रेजी शासन के समय से ही हो रहा है, ठीक है ना। जब अंग्रेज थे उसी से क्या हो रहा है? मतलब तैयारी हो रही है कि बाढ़ आए तक उसका कैसा, अगर बाढ़ आएगा तो उसकी कैसे हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में निर्वाचित सरकार ने भी उस प्रयास को आगे बढ़ाते रहने में काम जारी रखा, है ना। फिर आगे सरकार भी आई, जो सरकार रही वो बाढ़ रोकने के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त की, है ना, और आज भी कर रही है कुछ ना कुछ। चलिए आगे देखते हैं कि बाढ़ वाली नदियाँ के दोनों तटों पर बांध बनाए गए। बांध जो भी जहाँ पे आती है वहाँ पे बांध बनाए गए। केवल तटबंध बधाए ही नहीं बल्कि उनकी मरम्मती के काम भी सालों साल होते रहे। बाढ़ से बचाव में के काम केवल बिहार या भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में हुई है। चीन, मिस्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पाकिस्तान, नाइजीरिया आदि देशों में बाढ़ से डरे रहते हैं और बाढ़ की सुरक्षा के लिए उपाय लगे हुए हैं। जैसे कि अनेक सारे देशों में, है ना, जैसे चीन है, मिस्र है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पाकिस्तान, है ना, नाइजीरिया, अनेक अनेक देश है जो क्या बाढ़ से डरते रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए उपाय में लगे हुए हैं, है ना। उपाय में क्या हुए? लगे हुए हैं कि कैसे उससे रोका जा सकता है। आगे फिर कि ये देश भी उसी कारण से डरे रहते हैं जिस कारण 2008 में कोसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। ये जो अपना देश है वो उसी कारण से डरे रहते हैं जब 2008 ईस्वी में कोसी क्षेत्र में क्या हो गई थी? बाढ़ की समस्या आ गई थी। बिजली उत्पादन के लिए बने जलाशय के बाढ़ टूटने से ही यहाँ बाढ़ आई थी और उन देशों में भी इसी का डर बना रहता है। लेकिन उन देशों ने पहले से ही प्रबंध कर रखे हैं कि यदि कोई भी यदि की वृद्धि हो जाए तो उसकी निकासी भी आसानी से हो जाए। भारत और वह बिहार में वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि अलग अलग देशों ने क्या अपना लिया है ना, उपाय बना लिया है कि अगर बाढ़ आती है तो उसको कैसे उससे बचा जा सकता है। तो वही कह रहा है कि भारत और
वह भी बिहार में भी वैसे ही व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, है ना? क्योंकि भारत यानी कि बिहार वार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो इसलिए वैसे ही व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बाढ़ आए तो किसी का कोई भी नुकसान ना हो पाए, आसानी से उसको कवर किया जा सकता है ना, उससे बचा जा सकता है। प्यारे साथियों, ये आपका बाढ़ और सूखा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है ना? टोटल टोटल 9-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है ना? 8 से 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें से हम बताए ना आपको 8 से 9 वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन पक्का है कि आपका सब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा, और 2 क्वेश्चन पूछा था, यानी कि 2-2 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि 2 क्वेश्चन 4 नंबर का। आपका 4 नंबर का तैयारी इस चैप्टर से हो गया, है ना? तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।